दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों तो जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त अगर देखा जाए लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान चर्चा किया जा रहा है। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए आज की इस वीडियो में लगातार आपकी डिमांड हो रहे थे कि भैया जो है इतिहास की क्लास जो है नहीं प्रोवाइड की जा रही है, तो बिल्कुल वह इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। इतिहास की क्लासें आज से आपकी पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हमने आपके लिए कंप्यूटर का टॉपिक ऑलरेडी हम आपके बीच में दे रहे थे, उसे हम कुछ दिन के लिए रोक रहे हैं, या अगर कहेंगे तो पर डे आपके लिए एक लेक्चर सुबह एक लेक्चर शाम को प्रोवाइड किया जाएगा। आप जैसा कहेंगे बिल्कुल आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आज के इस डेट से जो है इतिहास का शुभारंभ आपके बीच में किया जा रहा है। चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत इस वीडियो से की जा रही है। चैप्टर नंबर 1 आपका रखा गया है इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। आप सभी को पता है अगर बात किया जाए इतिहास की, ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट का पहला टॉपिक वही होता है जो जैसे कोई भी सब्जेक्ट अगर आपसे कहा जाए तो उसके बेसिक के बारे में आपको जानना होता है कि भैया जैसे अगर हम कहें पहला चैप्टर आपका रखा गया है इतिहास का अर्थ। अब आप इतिहास का अर्थ नहीं जानेंगे तो जाहिर सी बात है आगे की चीजें तो आप समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है इतिहास का महत्व क्या है। जैसे हम आप इतिहास तो पढ़ रहे हैं लेकिन उस पढ़ने का क्या महत्व हो सकता है उसके बारे में जानना है। और यहाँ और जानने के स्रोत यानी महत्व एवं जानने के स्रोत। ठीक है, हम इतिहास को कहां कहां से चीजें लेकर आ रहे हैं इस चीज के बारे में पहले चैप्टर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक निवेदन यहां मैं करना चाहूंगा, आप इस चीज को देख पा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें चाहिए, क्लासें तो हालांकि आपके पास जा ही रहे हैं, अगर आपको पीडीएफ से नोट्स चाहिए तो बिल्कुल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मामूली सी शुल्क 150 रुपए का पेमेंट आपको करना है, बहुत ज्यादा शुल्क नहीं है, 150 रुपए का पेमेंट करें, सारे सब्जेक्ट के नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, नीचे यहां देख पा रहे हैं अगर आपको नोट्स संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप समस्या समाधान के लिए 9452331053 यह नंबर आपके बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है। बिल्कुल आप इस नंबर पर हमेशा जो है आपके लिए उपलब्ध है, आप इस पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी समस्या के लिए हमने आपको यहां तक छूट दिया है कि आपको जैसे हम इतिहास की क्लासें आपके बीच में दे रहे हैं, इतिहास को आप छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं छोड़ दीजिए, इतिहास में भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसे भी आप अवगत कराइए, या किसी भी टॉपिक पर अगर आपको समस्या हो रही है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान तो बिल्कुल आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमने आपसे कहा है कि अगर आप 150 रुपए हमें दिए हैं तो आप 300 रुपए वसूल करने का प्रयास करें। वसूलने का मतलब समझिएगा कि आप उतना अधिक से अधिक अपने आप को पढ़ाई के संदर्भ में गेन करें। ठीक है, अच्छा, हमने कहा है यह जो आपके लिए 150 रुपए का पेमेंट देके यह एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन करें। इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर वैसे मई के आसपास में आपकी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, हमने कहा है आपसे हम लास्ट मार्च तक आपके जो है सारे कोर्स को फिनिश कर देंगे। ठीक है, मई में 100% आपकी परीक्षाएं होंगी, ये जान लीजिएगा। ठीक है, पूरे अप्रैल भर हम प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर आपके लिए सॉल्व कराएंगे ताकि जितनी चीजें आपने पढ़ा है सारी चीजें आपकी रिवाइज होती रहे। ठीक है, और वह जो प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर आपके लिए जाएगा सिर्फ और सिर्फ जो आपने यह ग्रुप ज्वाइन किया है 150 रुपए का पेमेंट देकर, उसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर क्लासें आपकी चलेंगी। ऐसा नहीं आपके लिए सार्वजनिक जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 150 रुपए का शुल्क देकर आप जो है सारे सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपने सारा सब कुछ समझ गए हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर।
तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। चैप्टर नंबर फर्स्ट की शुरुआत आपके बीच में की जा रही है। देखिए चैप्टर का नाम है इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। इसके अंतर्गत अगर कहा जाए, हमने आपको पहले भी बताया है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ आपके इस टॉपिक की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके बीच में प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पहला आता है इतिहास की उत्पत्ति। इसे हम कह सकते हैं एटमोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है इतिहास हिस्टोरिया हिस्टोरी शब्द का रूपांतरण है। हिस्टोरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन धातु के हिस्टोरिया से हुई है। अब यहाँ एक मनोवैज्ञानिक आपके बीच में आ रहे हैं विश्वकोश के अनुसार। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का विवरण है, विवरण मात्र है। इतिहास का जन्म आदिकालीन माना जाता है। सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास जो है हेरोडोटस ने किया था। इसी कारण से हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या पूछा जाता है। यहाँ देखिए आपके बीच में जन्म या जन्मदाता कहा जा रहा है या पिता कहा जा रहा है। भैया यहाँ अंडरलाइन आपके बीच में की गई है। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि इतिहास का जन्मदाता कौन है, इतिहास के पिता हम किसे कहते हैं। तो भैया आप बताएंगे हेरोडोटस को हम इतिहास का जन्मदाता या पिता कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है। देखिए अब इतिहास की विभिन्न परिभाषाएं आपके बीच में आ रही हैं। भैया हम आपसे कहना चाहेंगे इसमें कुछ आपको समझाने वाली बात है नहीं। अब इतिहास को आप समझ सकते हैं, इतिहास लिखते आप चले जाइए। ठीक है, कभी खत्म नहीं होता है। तो इसी वजह से आप जो है एक सरसरी निगाह से समझते हुए चलेंगे और थोड़ा सा आप कंसेप्चुअल समझेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, जैसे इतिहास की विभिन्न परिभाषाओं के अंतर्गत प्रोफेसर घाटे एक मनोवैज्ञानिक है। अब जरा सा विचार करिए, यहाँ एक एक नाम आपके बीच में आ रहे हैं। प्रोफेसर घाटे, भैया ये कौन सा शब्द है। ठीक है, इसी वजह से हमने जब आपको साइकोलॉजी हम पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपके किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार कोई भी परिभाषा लिखने के लिए आ रही है, चाहे मनोवैज्ञानिक का नाम दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, आप खुद एक मनोवैज्ञानिक का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, छर्रे के अनुसार, पियाली के अनुसार, ऐसे ही आप नाम को सिलेक्ट करिएगा। आप एक परिभाषा लिख लीजिएगा, कोई माई का लाल नहीं आपका काट दे। ठीक है, लेकिन परिभाषा आपकी सटीक होनी चाहिए। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है प्रोफेसर घाटे के अनुसार वह हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, कौन? इतिहास। ठीक है, बिल्कुल चीजें सही कह रहे हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि आदि पाषाण युग से आधुनिक मानव संस्कृत के विकास की कहानी है। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ी सी परिभाषाएं आपको बड़ी लग रही होंगी। यहाँ प्रोफेसर घाटे के अनुसार ये परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी गई है। ये परिभाषाएं अगर हम बात करें, आप देख पा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो परिभाषा थोड़ी सी अटपटी आपको लग रही होगी, समझने का प्रयास करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में आदि पाषाण युग से आधुनिक मानव संस्कृत तक, ठीक है, मानव संस्कृति के विकास की कहानी मात्र है। कौन? इतिहास। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है प्रोफेसर कार के अनुसार। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि शब्दों में महान इतिहास लेखक अतीत की कल्पना को वर्तमान में अंतर्दर्शन से दैदीप्य करता हुआ आदर्श इतिहास प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब यहाँ एक एक शब्द आपके बीच में आएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। महान इतिहास लेखक अतीत की कल्पना को वर्तमान में अंतर्दर्शन से दैदीप्य करता हुआ आदर्श इतिहास प्रस्तुत करता है। ये प्रोफेसर कार के अनुसार परिभाषा है। देखिए हमने आपसे कहा ये परिभाषाएं आपको अटपटी लग रही होंगी। बाबू आप एक परिभाषा याद रखिएगा, वही परिभाषा अगर किसी के अनुसार पूछा जा रहा है तो आप लिख लीजिएगा, उस कंडीशन में अगर आपको परिभाषाएं नहीं याद आ रही। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है हेनरी जॉनसन के अनुसार यह परिभाषा आपसे कही जा रही है भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। बिल्कुल यह परिभाषा आपके लिए सटीक है। जाहिर सी बात है पिछली चीजें जो बीत गई हैं वही तो हम इतिहास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास कहलाता है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए
देखिए इसमें कहा जा रहा है जोन्स महोदय के अनुसार। अब अगली परिभाषा आपके बीच में आ रही, जोन्स महोदय कह रहे हैं कि इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है जो वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करती है। ये किसके अनुसार परिभाषा है? ये जोन्स महोदय के अनुसार है। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है इतिहास में महत्व क्यों है। ठीक है, इतिहास का जीवन में महत्व क्यों है, यह जानने के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार करें। जाहिर सी बात है भैया, अब जो इतिहास है वह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, इसको जानने के लिए समझने का प्रयास करेंगे। जीवन में सहायक, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है इतिहास जीवन में सहायक है हमारे और ज्ञान में वृद्धि करता है। जैसे पिछली चीजों को अगर हम जान जाएंगे, जैसे आप तमाम तरह के युद्धों को पढ़ते होंगे, बाबर के बारे में पढ़ा, अकबर के बारे में पढ़ा। अब इनका व्यक्तित्व कैसा है, हर किसी को जानने की प्रबल इच्छाएं होती है। कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को जब हम समझते हैं तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, मानसिक परिपक्वता होती है, व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होती है। और यहाँ देखिए अगला आपसे कहा जा रहा है कि देश प्रेम की भावना का जागृत होना, ठीक है, वर्तमान को समझने में सहायक, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, संस्कृत एवं सामाजिक गुणों का विकास। अब एक चीज हमें बताइएगा, यहां आपको कौन सी चीज समझाने लायक है। ठीक है, आपने अगर बात किया जाए तो ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। हमने आपसे कहा अब यहाँ हेडिंग आपके बीच में थोड़ा सा मोटे पेन में लिखना चाहिए था, लेकिन लिखुटा ब्लैक पेन से समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ तो आपको कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं भैया इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ते हुए चलिएगा। बाकी नोट्स की जहां तक बात रही, बहुत बेस्ट क्वालिटी का नोट्स आपके बीच में दिया जा रहा है। अगर इस नोट्स की जरूरत आपको पड़ रही है तो बिल्कुल लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मामूली सी शुल्क पेमेंट करके आप जो है इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। पहला आपके बीच में आ रहा है इतिहास, ठीक है, पहला आपके बीच में आ रहा है इतिहास सामाजिक वातावरण को प्रकाशित करता है जिसे हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा जा रहा है इतिहास सामाजिक वातावरण को प्रकाशित करता है और जिसे हम वर्तमान में समझ सकते हैं। जैसे जो पहले बीत गया है, ठीक है, उसे हम समझेंगे, वर्तमान में समझ सकते हैं, और भविष्य में जैसे अगर उन चीजों की जरूरत हमें पड़ रही है जो हमारे पूर्वज करते हुए चले आए हैं तो जाहिर सी बात उसे तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, अगला आपके बीच में आ रहा है 2 नंबर में ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने के कहा जा रहा है ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है। यह चीजें तो बिल्कुल सही है। जैसे आप पिछले चीजों को अगर याद करते हैं तो जो आपकी स्मरण क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं विकास होता है। अगला आपके बीच में है विभिन्न राष्ट्रों, समाजों, संस्कृतियों, परंपराओं का ज्ञान प्राप्त होता है। भैया इतिहास तो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हम पहले की चीजों को जान जाएं। ठीक है, 4 नंबर में कहा जा रहा है, चौथा है विभिन्न संस्कृतियों तथा सभ्यताओं के अध्ययन से हमें कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये चीजें आपको पता है। ठीक है, चलिए अगला पेज आपके बीच में आ रहा है। देखिए हमें लगता है कि 6 से 7 पेजों में लिखा गया है पहला चैप्टर, चूंकि आपका पहला चैप्टर ही आपकी रीढ़ बनता है। ठीक है, चलिए आपसे आगे कहा जा रहा है, देखिए आपके बीच में आ रहा है इतिहास जानने के स्रोत या साधन क्या हो सकते हैं। जैसे हम इतिहास को कैसे जानेंगे, यहाँ देखिए लिखा जा रहा है आपके बीच में एल फिन्स्टन, ये एक मनोवैज्ञानिक हैं, समझेंगे। यहां आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास को, ठीक है, यहां समझेंगे डबल इन्वर्टेड कामा में करके लिखा गया है, भारतीय इतिहास को सिकंदर के आक्रमण के पूर्व की किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है। 7 वर्ष बाद, ठीक है, अब देखिए यहां आ रहा 7 वर्ष बाद कॉवेल ने लिखा है कि हिंदू काल में हम उस समय तक इतिहास की घटनाओं का विस्तार पूर्वक निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते जब तक भारत अन्य राष्ट्रों के संपर्क में नहीं आ गया। ठीक है, यह एनफिन्स्टन के अनुसार ये चीजें हैं आपके बीच में। अगला आपके बीच में आ रहा है अलबरूनी। यह अलबरूनी आप सभी को पता है, अलबरूनी के द्वारा तमाम पुस्तकें लिखी गई हैं, आप समझ सकते हैं। अलबरूनी नामक प्रसिद्ध विद्वान 11वीं शताब्दी में भारत वर्ष आए थे और उसने इस संबंध में लिखा है कि हिंदू लोग इतिहास की ओर विशेष ध्यान नहीं देते थे। वे कलानुक्रम वंश परिचय देने में बड़ी असावधानी रखते हैं। जब सूचना देने के लिए विवश किया जाता था तब जो है, किंतु जो है देखिए यहां लिखा जा रहा है
किंग कर्तव्य विभूत होकर कथाएं कहना आरंभ कर देते थे। यानी इनका कहना है कि पहले के जो जैसे हम यहाँ कह रहे हैं आपके बीच में इतिहास की ओर ध्यान नहीं देते थे, जो पहले के हमारे आपके यहाँ के लोग थे वो इतिहास के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब उन्हें किसी चीज़ के लिए प्रेशर दिया जाता था तो भले ही वो ध्यान नहीं देते थे, वो थोड़ा सा असहजता महसूस करते थे। बाद में चलकर जो है यहाँ लिखा जा रहा है किंग कर्तव्य विभूत होकर, जैसे किसी चीज़ में अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती हम उस चीज़ को पढ़ना प्रारंभ कर देते थे। ठीक है, अच्छा आगे आपसे कहा जा रहा है, थोड़ी सी आपको जो है हमें लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा होगा, चूंकि इतिहास है, जो लोग बीएससी उससे करके आए होंगे भैया उनके लिए तो बिल्कुल ये चीज़ें टफ लग रही होंगी। बहरहाल आपको परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, विद्वानों ने जिन साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है वे निम्नवत है। देखिए, अनैतिहासिक ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, पुरातत्व संबंधी सामग्री हो गई, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का वितरण हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत जो विद्वान थे, विद्वानों ने जिन साधनों इनका जो है अन्वेषण या खोजने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है अनैतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हो सकते हैं। वैदिक साहित्य आपका है, बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है। ठीक है, ये तीन आपके अगर हम बात करें तो अनैतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला पेज आपके बीच में आ रहा है। देखिए अगला पेज है, ऊपर लिखा जा रहा है वैदिक साहित्य क्या है, बौद्ध साहित्य क्या है और जैन साहित्य क्या है। समझने का प्रयास करेंगे, महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, अब पहला आपके बीच में आ रहा है वेद, इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, दूसरा है ब्राह्मण। ठीक है, देखिए अब यहाँ से एक एक टॉपिक आपके बीच में आ रहा है। अब ब्राह्मण हो गए, आरण्य हो गए, उपनिषद हो गया, वेदांग, पुराण, स्मृतियाँ। ठीक है, अब यहाँ आपको आगे बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा जो चीजें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए बौद्ध साहित्य आपके बीच में आ गया, जातक हो गया, पिटक, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। बहरहाल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, लेकिन ये वेद आपके लिए महत्वपूर्ण है। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, महावस्तु, ललित विस्तर जो है, और बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। ठीक है, ये 9 आपके बौद्ध साहित्य हैं। और जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो जैन साहित्य आपके बीच में है परिशिष्ट पर्व, भाद्रवाहु चरित्र, अचरांग सूत्र और कलिका पुराण, भगवती सूत्र, कथा कोश, त्रिलोक प्रजातित और लोक विभाग और आवश्यक सूत्र। ठीक है, ये 9 आपके कौन है? ये 9 आपके जैन साहित्य होते हैं। अब देखिए आपके बीच में आ रहा है वेद, यहाँ लिखा भी जा रहा है वेद हिंदुओं में प्राचीनतम ग्रंथ है कौन? वेद होता है। ठीक है, यहाँ देखिए उपनिषद की संख्या हमारे 8 होती है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, ये यूपी टेट लेवल तक पूछा गया है कि आपके उपनिषद की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे 108 होती है। देखिए यहाँ आगे आ रहा है सूत्र साहित्य क्या है, इसके 3 भाग हैं। कल्प सूत्र हो गया, गृह सूत्र हो गया, और देखिए यहाँ सूत्र धर्म हो गया। आपसे कल्प सूत्र के अंतर्गत, कल्प सूत्र में बौद्धिक यज्ञों का वर्णन है। देखिए इतिहास में कोई भी टॉपिक आपकी छोड़ी नहीं गई है, पहले आप ध्यान रखिएगा। इस वजह से ये छोटी छोटी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। देखिए अगला आ रहा गृह सूत्र हो गया, गृहस्थ से संबंध रखने वाले संस्कारों कर्मकांडों का वर्णन होता है किसमें? गृह सूत्र में। और सूत्र धर्म क्या है? धर्म सूत्र, इसे हम यहाँ देखिए धर्म सूत्र है, यहाँ गृह काटा गया है। ठीक है, धर्म सूत्र में सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक विज्ञान जीवन से संबंध रखने वाले प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री है कौन? धर्म सूत्र। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में भगवान गौतम बुद्ध के वचनों तथा सिद्धांतों का अध्ययन है किसमें? बौद्ध साहित्य में। और जैन साहित्य में, जैन साहित्य परिशिष्ट पर्व है जिसकी रचना आचार्य हेमचंद्र जी ने किया था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जैन साहित्य की रचना कौन किया था, तो आप कहेंगे आचार्य हेमचंद्र जी ने जैन साहित्य की रचना किया था। चलिए अगला आपके बीच में ऐतिहासिक ग्रंथ आ रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत पहला आपके बीच में आ रहा है महाकाव्य हो गया। ठीक है, महाकाव्य रामायण और महाभारत है। जो आपसे पूछा जा सकता है कि महाकाव्य कौन है, आप कहेंगे रामायण और महाभारत है, जो तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक दशा पर काफी प्रकाश डालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पुराण आपके बीच में आ रहा है, इसकी संख्या 8 है। हमने कहा उपनिषद की संख्या कितनी, आप कहें 108 है। ठीक है, और पुराण कितने हैं? 8 हैं, परंतु इनमें
इनमें से केवल 5 पुराण मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखते हैं। चलिए अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? देखिए आपके बीच में आ रहा अर्थशास्त्र कौटिल्य एवं पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथों का अत्यंत महत्व है। ठीक है। अच्छा, हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना है। इसकी रचना जो है 620 ईसा पूर्व में हुई थी। तमिल ग्रंथ आपके बीच में आ रहा है। हम आपको एकदम तीव्र गति से पढ़ाते हुए ले चल रहे हैं। अगर भैया समस्या हो रही है बिल्कुल आप मुझे अवगत कराएंगे, हम धीरे धीरे करके आपको बताएंगे, लेकिन जितना जल्दी से जल्दी हो सके कोशिश करें कि आपका सिलेबस समाप्त हो जाए। ठीक है, क्योंकि और भी चीज़ें आपके बीच में बाकी हैं। हमने कहा है आपसे जैसे ही आपका यह टॉपिक समाप्त होता है तो तत्काल आपकी प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, चूंकि वह चीज़ें आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए तमिल ग्रंथ के अंतर्गत बात करें हम, अत्यंत विशाल साहित्य और विशेषकर दक्षिण भारत में साहित्य का अन्वेषण कार्य इतना महान है कि कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता है। ये कौन? तमिल ग्रंथ। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है दीपवंश एवं महावंश। ठीक है, दीपवंश एवं महावंश बौद्ध साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। और यहाँ देखिए विक्रमांक देव चरित्र, इसे समझने का प्रयास करेंगे। विक्रमांक देव विल्हड़ के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप कहेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है, तो आप कहेंगे बिल्हड़ की एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 12वीं शताब्दी के कवि थे। इन्होंने विक्रमांक सम्राट की प्रशंसा में यह ग्रंथ लिखा था। आगे आपके बीच में आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब यहां से आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं, समझने का प्रयास करेंगे। यहां देखिए पुस्तक का नाम, देखिए पहले आपके बीच में आ रहा है पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, काल का विवरण। ठीक है, यहाँ से देखिए पहला आपका है धर्म साहित्य। पहली रचना अगर हम बात करें महाभारत और रामायण और महाभारत, इसके अगर लेखक को हम कहें तो रामायण के लेखक कौन है? आप कहेंगे वाल्मीकि है, जो कि हर एक बच्चा जानता है। ठीक है, महाभारत की अगर हम बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? वेद व्यास हैं। अर्थों के संबंध में काल का विवरण किया गया। काल का विवरण जो है वो अर्थों के संबंध में, यह चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतनी चीजें तो आपके लिए काफी महत्व रखती हैं, तो बिल्कुल इससे आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आगे आपके बीच में आ रहा है देखिए कि धर्मोत्तर साहित्य। ठीक है, अच्छा इसके अंतर्गत अगर हम कहें, पहला आपके बीच में आ रहा है अर्थशास्त्र। इसके रचनाकार कौन है? चाणक्य हैं। आपसे पूछा जा सकता है विदेशी, देखिए यहाँ आपके बीच विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। ठीक है, अगर यहाँ कहा जाए, देखिए इसके रचनाकार या यात्रा विवरण आपके बीच में दिया जा रहा है, यह तो रचना है इनकी, लेकिन अगर इसके रचनाकार का नाम पूछा जाए तो फाहियान एक चीनी यात्री था। आपसे पूछा जा सकता है कि किसी एक चीनी यात्री का नाम बताएं, तो आप कहेंगे फाहियान था। ठीक है, चलिए इतनी चीजें, इनकी रचना कौन है? यात्रा विवरण इनकी रचना है, तो बिल्कुल इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे चीनी लेखक, चीनी यात्री फाहियान 399 ईसा पूर्व में भारत आया और उसने लगभग 15 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात अपने देश लौटकर अपनी यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए तिब्बत के लेखक कौन है? तिब्बत इसके बिना शक, पार्थियन एवं कुषाण लोगों की भ्रमण का पता नहीं चलता तथा बौद्ध, ठीक है, तथा बौद्ध धर्म के साहित्य की पूर्ति इसके बिना नहीं हो सकती। किसके? तिब्बत लेखक के बिना। ठीक है, चलिए आगे आपके बीच में मुसलमान लेखक कौन हो सकते हैं? इसमें हिंदुओं की रीत रिवाज, विवाह तथा साहित्य का अच्छा वर्णन है। मुसलमान लेखक सुलेमान अल-मसूदी और जो है फिरिस्त, निजामुद्दीन हसन और हसन निजाम आदि इसमें मुसलमान लेखक के अंतर्गत आते हैं। आप इन लेखकों को याद रखेंगे। बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि मुसलमान लेखकों का आप वर्णन करिए। ठीक है, या मुसलमान लेखक के नाम लिखिए, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। मार्को पोलो कौन थे? प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो वेनिस ने 1994-95 में लगभग दक्षिण भारत आया था। पूछा जा सकता है कि मार्को पोलो भारत में कब आया था, तो आप कहेंगे लगभग 1994 से 95 ईस्वी के लगभग भारत आया था। वर्ण तिथियों का क्रमबद्ध में भी सहायता पहुंचाते हैं। ठीक है, यहां दक्षिण भारत आया था, वर्ण तिथियों की क्रमबद्धता में भी सहायता पहुंचाते हैं। कौन? मार्को पोलो। ठीक है, अब यहां आपके बीच में आ रहे हैं अभिलेख। हालांकि ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमने कहा आपसे किसी भी टॉपिक को हम आपके बीच में छोड़े नहीं है। ठीक है,
चलिए बहरहाल आप एक बार इसे सरसरी निगाह से देख लेंगे। हमने आपसे कहा कि अगर पीडीएफ की जरूरत आपको पड़ रही है तो आप ध्यान में रखेंगे। इस चीज़ को हम आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन आप एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप देख लीजिएगा अपना, जो कि सारी चीज़ें आपको खुद में समझ में आ जाएंगी। चलिए आपके बीच में हम मुद्रा से प्रारंभ करते हैं। मुद्रा क्या है? देखिए प्राचीन मुद्राएं, प्राचीन काल की मुद्राएं प्रायः चित्र अथवा चिन्हित होते थे। ठीक है, चिन्हित होते थे। इन मुद्राओं का लेखक धार्मिक एवं कलात्मक महत्व हो सकता है। किन मुद्राओं का? प्राचीन मुद्राओं का। ठीक है, कहाँ महत्व हो सकता है? केवल धार्मिक एवं कलात्मक महत्व हो सकता है। अथवा देखिए यहाँ कहा जाए प्राचीन काल की मुद्राओं में प्रायः चित्र अथवा चिन्ह होते थे। इन मुद्राओं का केवल धार्मिक एवं कलात्मक महत्व हो सकता है। अगला, यूनानियों की मुद्राएं कौन थी? यूनानियों की मुद्राओं के अंतर्गत अगर हम कहें तो आपके बीच में यूनानियों का आक्रमण के बाद जो मुद्राएं निकले उनमें सम्राटों के नाम ज्ञात होते हैं। लगभग 30 यूनानी सम्राटों एवं सामग्रियों का जो है परिचय इन मुद्राओं से मिलता है। कितने यूनानियों का? 30 यूनानियों का जो या सम्राटों का परिचय यूनानी मुद्राओं से मिलता है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखती हैं, जो महत्वपूर्ण है हमने आपको बताया है। आगे भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो आपको बताते हुए लेकर चलेंगे। भारतीय राजाओं की मुद्राएं, ठीक है, यह जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय राजाओं की मुद्राएं चलाई थी जो नृत्यात्मक एवं लोकतंत्रात्मक दोनों ही प्रकार के राज्यों के इतिहास जानने में सहायक सिद्ध होती हैं। ठीक है, मालय, यौधिक, पांचाल के जो है मित्र राजाओं के इतिहास प्रधान जो है साधन मुद्राएं ही हैं। ठीक है, चलिए आगे स्मारक आपके बीच में आ रहे हैं। स्मारक की अगर हम बात करें तो दो भागों में बांटा गया है, एक देशी और एक विदेशी। देशी स्मारक चिन्ह देखिए तक्षशिला में जो खुदाई हुई उसमें जो है कृषाण काल जो है या कृषाण काल के कालक्रम के संदेह को अधिकांश दूर कर दिया गया। सारनाथ का स्तंभ भारतवर्ष की सर्वोच्च नक्काशी है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सर्वोच्च नक्काशी कहाँ है, तो आप कहेंगे सारनाथ। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है विदेशी स्मारक चिन्ह। आपसे यहाँ कहा जा सकता है कि जावा और कंबोज में स्मारक चिन्ह। ठीक है, आपसे विदेशी मुद्राओं के अंतर्गत विदेशी जो है स्मारकों के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि जावा और कंबोज में जो स्मारक चिन्ह उपलब्ध हैं उसमें भारत की कला ही नहीं वरन प्राचीन भारत की उपनिवेश स्थापना अभिरुचि का भी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, मलाया में एक देवालय तथा कुछ पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिसमें पता चलता है कि यहाँ के निवासी हिंदू थे जो विष्णु, पार्वती, गणेश, नंदी आदि की पूजा करते थे। ये कौन? विदेशी स्मारक चिन्ह थे। ठीक है, चलिए आगे आपके बीच में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं। यहां से बाबू आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहां से आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, चलिए आपके बीच में पहला कहा जा रहा है, देखिए कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व क्या है? पाक प्राचीन के विषय में जानकारी देने वाले विषय को पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है पुरातत्ववेत्ता के कार्य कौन हो सकते हैं। जैसे पुरातत्ववेत्ता एक इंसान ही होता है, उसके कार्य कौन हो सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है जिन विद्वानों की देख रेख में, ठीक है, देख रेख में खुदाई का कार्य किया जाता था उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। और वह खुदाई करके वहां से प्राप्त वस्तुओं को परीक्षण करके प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी देता था। कौन? पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में महाभारत। देखिए महाभारत ये टॉपिक वाइज लिखा गया है, पॉइंट करके लिखा गया है। महाभारत विश्व की सबसे बड़ा ग्रंथ है। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है, तो आप कहेंगे महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। पुराणों की संख्या कितनी है? 8 है। और देखिए हर्षचरित्र की रचना कौन है? हर्षचरित्र की रचनाकार कौन है? बाणभट्ट हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ की अत्यधिक महत्व है। आपसे पूछा जा सकता है कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है, आप कहेंगे महर्षि पतंजलि है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यह चीजें आपको पता है। अगला ये चीजें हमने आपको बताया। आगे आपके बीच में आ रहा है लास्ट, वेद क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है, क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। भैया बिल्कुल हमने एक जो है सरसरी निगाह से आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में हमने तेज रफ्तार से जो है प्रोसेस किया हुआ है तो बिल्कुल मुझे आप अवगत कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो में यहीं तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।